हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डे पर। हम फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे जो मुख्यतः परीक्षाओं में आ रहे हैं। बीएसएफ आरओ, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, एएलपी, रेलवे में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। 2 सेट हम कर चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनके संबंधित सारे क्वेश्चनों को हम जानेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जैसे कि आज के लिए है, हमने प्रकाश पढ़ लिया था, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया था पिछले सेटों में, और आज है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। और विचलित होने की दो कंडीशन होती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हटता है, और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। थोड़ा सा चित्र बना के समझो, ठीक। माना कि ये कोई सघन मीडियम है, मतलब डेंस मीडियम है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये कोई सघन माध्यम है, ये कोई पहला माध्यम है, ठीक है। N1 प्रकाश किरण कोई आ रही है, ठीक। आपतित, ये आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण, ठीक। ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसको आपतन कोण आई कहते हैं, ठीक। फिर यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक। विचलित होने की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। पहली बात तो यह है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, मान लीजिए कि ये प्रथम पृष्ठ था, दूसरे पृष्ठ यहीं पर समझ लेते हैं, ये प्रथम पृष्ठ था, प्रथम पृष्ठ, ठीक है। ये द्वितीय पृष्ठ है। ये कोई प्रकाश किरण ये आ रही थी ना, अवर्तित प्रकाश, इसको कहते हैं अपवर्तित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण, ठीक है। यह अपवर्तित प्रकाश किरण है, ठीक। ये दूसरे पृष्ठ पर अभिलंब, और ये अभिलंब से, ये देखो सघन मीडियम था, नीचे फिर विरल मीडियम है, तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन इसकी यही है कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल मीडियम में जाती है, यानी कि रेयर मीडियम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। अभिलंब से दूर हटती है। तो मैं लिख देता हूं, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है, ठीक है। तो वह अभिलंब से दूर हटता है। ये इसकी शर्तें थी। थोड़ा आगे देखो, इसमें ही निर्गत, इसको कहते हैं निर्गत प्रकाश किरण, निर्गत प्रकाश किरण,
निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण के हमेशा समांतर होती है, ठीक है, समांतर होती है। तो आपतित प्रकाश किरण तथा निर्गत प्रकाश किरण के बीच का अंतराल जो ये लंबवत दूरी होती है, इसको कहते हैं पार्श्विक अंतराल। इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक अंतराल। तो पार्श्विक अंतराल किसे कहा जाता है? आपतित प्रकाश किरण तथा निर्गत प्रकाश किरण के बीच की लंबवत दूरी पार्श्विक अंतराल कहलाती है, ठीक। इसके बाद आता है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम हैं, ठीक है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, ठीक, कौमा अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, जो ये आपतन कोण है, और ये नीचे बना हुआ है अपवर्तन कोण आर, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक। इस नियतांक को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम का, इस नियतांक को क्या कहा जाता है? माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। इसको कहते हैं अपवर्तनांक, जिसे एन से प्रदर्शित करते हैं, जिसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखो, और इस नियम को कहा जाता है साइन आई अपॉन साइन आर को, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है, स्नेल का नियम, ठीक। अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। कहने का मतलब ये है, प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो हम अपवर्तनांक को इस प्रकार लिखते हैं कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है। इसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट आता है कि आपने देखा होगा कि जब जल से भरे बीकर में कोई सिक्का गिर जाता है तो सिक्का हमें अपनी वास्तविक गहराई से ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक सूत्र आता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई बीकर है जिसमें जल भरा है, जिसकी वास्तविक गहराई कैपिटल एच है, ठीक है, और यहाँ कोई सिक्का पड़ा हुआ है या कुछ भी हो सकता है इसके अलावा, ठीक है। और जब हम इसको देखते हैं तो ये वास्तविक ऊंचाई, अपनी जो वास्तविक गहराई है, इससे ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका कारण देख समझो पहले तो माना कि जो प्रकाश कण सीधी जाएगी या पृष्ठ के अभिलंबत जाती है तो वह प्रकाश कण सीधी गुजर जाती है, ठीक है, वह प्रकाश किरण सीधी गुजर जाती है। लेकिन जो प्रकाश किरणें इससे थीटा कोण पर जाती हैं, ठीक, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक सघन माध्यम है, ठीक, जल की ऊपरी लेयर है, इसके बाद ऊपर वायु है, विरल माध्यम है, ठीक है, ये सघन माध्यम है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, तो यहाँ अभिलंब बनाया हमने, ठीक है, ये अभिलंब, ठीक, अभिलंब से फिर ये दूर हटी, ठीक। तो अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो आपको ये प्रकाश किरण यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो आपको ये वस्तु यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक। यानी कि जितना आप तिरछा देखते हैं वस्तु उतनी ही ज़्यादा ऊंची प्रतीत होती है। अगर आप सीधा देखें, बिल्कुल यहाँ से देखते तो वस्तु अपनी वास्तविक गहराई पर ही दिखाई देती है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से देखते तो वस्तु आपको वास्तविक गहराई पर ही दिखाई देती है। तो प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ठीक। तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? गिलास के सापेक्ष वाटर से एयर में जा रही है ना, तो वाटर के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? आभासी गहराई बटे
वास्तविक गहराई। या तो आप ये फॉर्मूला याद रख लें, वैसे इसके लिए पूरा डेरिवेशन होता है, लेकिन उस डेरिवेशन का आपका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन वाले हैं। ये डेरिवेशन कक्षा 12th वगैरह में किया जाता है, ठीक है। इसे हम या करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1n2 बराबर होता है 1/2n1। ये उत्क्रमणता का सिद्धांत है, प्रकाश किरणों के उत्क्रमणता का सिद्धांत है। तो वैसे ही हम इसको भी पलट सकते हैं। यदि मैं इसको एयर के सापेक्ष वाटर का वर्तनांक कर दूं तो मैं इसको भी पलट सकता हूं। तो ये हो जाएगा वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। आभासी गहराई, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं या ये भी याद रख सकते हैं, दोनों, ठीक। ये भी याद रखेंगे आप, क्योंकि इसको कहते हैं उत्क्रमणता का सिद्धांत, प्रकाश किरणों के उत्क्रमणता का सिद्धांत। आगे देखो, तो ये वस्तु का अपनी निश्चित गहराई से ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होना भी प्रकाश के अपवर्तन का ही कारण है, ठीक है। तो देखो उसके बाद ये जहां तक द्रव भरा हुआ है इसको वास्तविक गहराई कहते हैं, और ये ऊपर से जहां पर वस्तु दिखाई दे रही है उसको आभासी गहराई कहते हैं। आभासी गहराई आपसे न्यूमेरिकल में निकलवाई जाती है। आपको वो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक देगा क्वेश्चन में, उसके बाद वास्तविक गहराई देगा, पूछेगा कि वस्तु कितनी उठी हुई दिखाई देगी, ठीक है। इस प्रकार से न्यूमेरिकल करने के लिए आएगा। तो जैसे एक न्यूमेरिकल करते हैं, यहीं पर न्यूमेरिकल है, किसी द्रव में कोई, ये इसको देखो, किसी पात्र में द्रव, किसी पात्र में द्रव 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा है तथा इस पात्र की तली में कोई सिक्का, इस पात्र की तली में कोई सिक्का रखा है, तो सिक्के की आभासी गहराई ज्ञात कीजिए। जबकि द्रव का अपवर्तनांक 4/3 है, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि अपवर्तनांक एक बीमाहीन राशि है, ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक एक बीमाहीन राशि है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो सीधे सीधे क्या करना है आपको कि एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ठीक है। तो ये बीकर था आपका, या कोई भी पात्र था, ये कोई बीकर था, ठीक है, जिसमें 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल भरा हुआ था, ठीक है, यानी कि द्रव भरा हुआ था, और इसकी तली में कोई सिक्का था रखा हुआ यहाँ पर। तो ये 15 सेंटीमीटर इसकी वास्तविक गहराई हो गई। आपको एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 4/3, तो वास्तविक गहराई होगी 15 सेंटीमीटर, और आपसे आभासी गहराई h' पूछ रहा है,
तो एच डैश इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो 15 × 45/4, ठीक है। तो ये हो जाएगी 11.25 सेंटीमीटर, ठीक। यानी कि वास्तव में सिक्का कितने गहरे रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर गहराई में रखा हुआ है, लेकिन दिखाई कितने गहराई में दे रहा है, 11.25 सेंटीमीटर गहराई में दिखाई दे रहा है। इसे हम आभासी गहराई कहते हैं, ठीक है। जब भी आपने देखा होगा कि जल में अगर कोई परख नली रखी हो तो वह भी हमें मोटी दिखाई देती है और ऊंची दिखाई देती है, ठीक। ऐसे ही अन्य क्वेश्चन भी आएंगे, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन करना है ये। इसके बाद आगे आता है क्रांतिक कोण, ठीक है। तो क्रांतिक कोण के बारे में समझो। यहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो सीधा इसने कहा है कि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही होगी तभी तो सघन माध्यम में आपतन कोण बना होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, यहाँ प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, ठीक है। तो जो प्रकाश किरण सीधी जाती है वह तो सीधी गुजर जाती है, ठीक है। लेकिन जो प्रकाश किरणें थीटा कोण पर जाती हैं तो वे विरल माध्यम में पहुंचकर क्या होता है, अभी आपको बताया था कि जो प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं अभिलंब से दूर हटती हैं, ठीक है। ये लगातार इससे नेक्स्ट वाली प्रकाश किरण और भी दूर हटेगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये प्रकाश किरण ठीक पृष्ठ के समांतर हो जाएगी। तो देखो ये भी आपतन कोण है इस प्रकाश किरण के लिए, ये भी आपतन कोण है इस प्रकाश किरण के लिए, और ये भी आपतन कोण है इस प्रकाश किरण के लिए, ठीक। लेकिन इसी के लिए शर्त रखी गई है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। पृष्ठ के समांतर हो जाती है, मतलब पृष्ठ पर ही चलती है, ठीक है। अपवर्तन कोण तो ये भी बना हुआ है, अपवर्तन कोण ये भी है, लेकिन शर्त क्या है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, तो हम इसे क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो सीधे स्नेल के नियम से हम निकाल सकते हैं, यहां से स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है कि जिस माध्यम में प्रकाश कण पहले चलती है उसका नाम पहले आता है, सभी को पता है कि सघन माध्यम से प्रकाश कण कहाँ जा रही है, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का वर्तनांक बराबर हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। आर चूंकि आर कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो सघन माध्यम के सापेक्ष सघन एन विरल, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का वर्तनांक हो जाएगा साइन, ये आई बराबर सी, क्रांतिक कोण को सी से प्रदर्शित करते हैं, क्रांतिक कोण को सी से प्रदर्शित करते हैं, तो आई बराबर सी, आर बराबर 90 हो गए तो आई बराबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो साइन सी, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का वर्तनांक कितना हो गया साइन सी। या आप जानते हैं कि उत्क्रमणिकता का सिद्धांत क्या होता है, मैं इसको लिख सकता हूं, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का वर्तनांक बराबर हो जाएगा 1/sin c। तो आपने सीधा सीधा किताबों में लिखा देखा होगा, पहला माध्यम अगर विरल हो दूसरा माध्यम सघन हो तो हम विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम को सीधे ऐसे भी लिख देते हैं n बराबर 1/sin c, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आता है और रंगों के लिए भी क्वेश्चन आता है, किस रंग के लिए क्रांतिक कोण अधिक होता है, किस रंग के लिए क्रांतिक कोण कम होता है। तो इसको देखो, ये आपका क्रांतिक कोण क्लियर हो गया। उसके बाद देखेंगे आगे क्रांतिक कोण का बढ़ता हुआ मान और घटता मान अलग अलग रंगों के लिए। ठीक है, तो ये आपको रंग याद करने हैं, याद करना है विबज्योर,
VIV विबजियोर, ठीक है। R फॉर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको, वॉयलेट, ठीक है। ये कलर आपको याद करने हैं, वॉयलेट। तो सबसे पहले देखते हैं, इधर देखो, लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण यानी कि CR, लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग से अधिक होता है, ठीक है। CR बराबर होता है CV। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, अभी अभी हमने सिद्ध करा था कि N बराबर होता है साइन C। लाल रंग के लिए आवर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक। तो मैं इसके लिए ग्राफ बना देता हूं ऐसे ही, क्रांतिक कोण का बढ़ता क्रम, ठीक है। ये क्रांतिक कोण, ये सारे रंगों के लिए याद हो गया। सबसे ज्यादा हो गया रेड के लिए, मतलब नीचे से ऊपर को बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम क्रांतिक कोण का नीचे से ऊपर को। सबसे कम क्रांतिक कोण किस रंग के लिए होता है? वॉयलेट, उससे ज्यादा इंडिको, उससे ज्यादा ब्लू, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा हो जाएगा रेड के लिए। जबकि ऊपर को ये घटता क्रम की अगर बात करूं तो ये होता है अपवर्तनांक के लिए, मतलब N। सबसे ज्यादा वर्तनांक होता है वॉयलेट का, सबसे कम वर्तनांक होता है रेड का, ठीक है। किसी भी सघन माध्यम का वर्तनांक किस रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है? वॉयलेट के लिए। इसलिए सबसे ज्यादा विचलित होता है, क्योंकि इसके मार्ग में यह वर्तनांक ज्यादा रुकावट उत्पन्न करता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे देखो, ये क्रांतिक कोण का बढ़ता क्रम है ऊपर को, ये अपवर्तनांक का घटता क्रम है, ठीक। घटता क्रम इसको कहते हैं अपवर्तनांक। इसी प्रकार से अगर मैं तरंगदैर्घ्य की बात करूं तो तरंगदैर्घ्य का यह बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम तरंगदैर्घ्य। आपसे पूछा जाए कि किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, तो वो होती है लाल रंग की। नीचे से ऊपर को बढ़ रहा है, ये नीचे से ऊपर को घट रहा है, नीचे से ऊपर को बढ़ रहा है, बस आपको ये याद रखना है। क्योंकि लाल और बैंगनी ज्यादातर याद रहते हैं, और बीच के रंगों में से अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसी क्रम में होना है। आपसे पूछा जाए कि ग्रीन और येलो में किसके लिए तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, तो जो ऊपर होगा वो उसकी ज्यादा होगी, येलो की ज्यादा होती है ग्रीन से, ठीक है। उसके बाद आता है किस रंग की चाल सबसे अधिक होती है। अगर चाल की मैं बात करूं तो ये भी बढ़ता क्रम हो गया, ऊपर को बढ़ता क्रम, ये चाल, ठीक है। किसी भी माध्यम में, किसी भी सघन माध्यम में किस रंग की चाल सबसे अधिक होती है? लाल रंग की। सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी रंग की, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना है। उसके बाद आता है विचलन कोण की अगर मैं बात करूं, जब एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश का मतलब है एक रंग का प्रकाश, हरा हो, लाल हो, नारंगी हो, वॉयलेट हो, ब्लू हो, ठीक। तो विचलन कोण किसके लिए ज्यादा होता है? ये विचलन कोण का ग्राफ है, विचलन कोण। तो ये विचलन कोण का बढ़ता क्रम है, विचलन कोण का घटता क्रम, घटता क्रम, ठीक है। सबसे कम विचलित कौन होता है? लाल रंग। नीचे से ऊपर को ग्राफ बनाया है और वो घटता क्रम रखा हुआ है, तो सबसे कम हो गया लाल, सबसे ज्यादा हो गया बैंगनी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी चीजें हमने एक ही ग्राफ में सीख ली। आपसे पूछा जाए कि किस रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है, तो सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है? बैंगनी। सबसे कम कौन होता है? रेड, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि सबसे कम अपवर्तनांक किस रंग के लिए होता है, तो लाल रंग के लिए, क्योंकि ये घटता क्रम है। आपसे पूछा जाए किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग की। किसकी सबसे कम होती है? वॉयलेट की। सबसे अधिक हो गई रेड की। तो ये सारे क्रम आपको याद हो गए एक बार में, ठीक है। और ये क्रम तो आप याद रख देंगे विबजियोर। उसके बाद आगे देखो, उसके बाद आगे देखेंगे। अब आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखो, हमने क्रांतिक कोण अभी अभी पढ़ा है। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अगर आपको देखने में थोड़ी बहुत समस्या हो रही तो आप जिम कर सकते हैं, ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आगे देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी आपने पढ़ा था क्रांतिक कोण से ही संबंधित है। क्रांतिक कोण की शर्तें भी कभी कभी आ जाती हैं और क्वेश्चन बनता भी है, जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना था पूर्णांतिक परावर्तन की शर्तों से। तो पूर्णांतिक परावर्तन देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? यदि सघन माध्यम में बना आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो चित्र के माध्यम से भी समझो, आप इसको चित्र के माध्यम से भी समझो। मान लेते हैं कि ये कोई प्रकाशिक स्रोत है। देखो एक साइड का चित्र बना रहा हूं, बाकी सेम साइड इधर का भी ऐसा ही चित्र बनेगा। ये कोई प्रकाशिक स्रोत है, प्रकाश स्रोत, ठीक है, जिससे प्रकाश किरणें चलेंगी। तो जो प्रकाश किरण सीधी जाती है वो तो सीधी गुजर जाती है, ठीक है। लेकिन जो प्रकाश किरण यहां से थीटा कोण पर जाती है तो वह सघन माध्यम, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ठीक है। जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात अभिलंब से दूर हट जाती है। दोनों ही कंडीशन आप लोगों को बताई गई। तो ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण आर है। जितना थीटा यानी कि आपतन कोण जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही अपवर्तन कोण आर बढ़ता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन जाएगा, आर बराबर 90 डिग्री। जब आर बराबर 90 डिग्री होगा तो आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। ये अभी अभी आप लोगों को सिखाया गया था। जब इससे नेक्स्ट वाली प्रकाश किरण आएगी, इससे नेक्स्ट वाली प्रकाश किरण जैसे ही आती है आपतन कोण आई पर, और वह उसी माध्यम में वापिस आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या, कौन सी घटना हो रही है? इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो यहां पर एक शब्द आ रहा है परावर्तन, और परावर्तन की शर्तें सभी को पता है कि कोण आई बराबर होता है कोण आर, मतलब इंसिडेंट एंगल बराबर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो यहां पर भी आपतन कोण बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण के। इसको कहते हैं पूर्णांतिक परावर्तन। इसकी शर्तों से क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि पूर्णांतिक परावर्तन कब होगा। तो पहली शर्त है, शर्त क्या है इसकी, नंबर 1 शर्त में देखो, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहली शर्त तो यह है, चाहिए, तभी पूर्णांतिक परावर्तन हो सकता है। और क्रांतिक कोण की भी यही शर्त है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। अगर वो विरल से सघन में आ रहा है तो क्रांतिक कोण नहीं बनेगा, अगर ये विरल से सघन में आ रहा है तो पूर्णांतिक परावर्तन नहीं होगा। दूसरी शर्त क्या है इसकी, दूसरी शर्त है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तो उस कंडीशन में पूर्णांतिक परावर्तन होगा, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन लगातार पूछे गए थे। आगे देखो इसके बाद, पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं काफी सारी हैं। जैसे है हीरे का चमकना, किस पर आधारित है? पूर्णांतिक परावर्तन पर। जल में परख नली का चमकना किस पर आधारित है? पूर्णांतिक परावर्तन पर। कांच में पड़ी दरारों का चमकना किस पर आधारित है? पूर्णांतिक परावर्तन पर। उसके बाद है रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, पूर्णांतिक परावर्तन का उदाहरण है। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना भी पूर्णांतिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित एक इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रकाश ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, जिसे कहते हैं प्रकाशिक तंतु।
प्रकाशिक तंतु। ठीक है, ये प्रकाशिक तंतु क्या होता है? प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है, प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास के ले जाती है। और ये किसके सिद्धांत पर आधारित होती है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। इसकी कुछ शर्तें याद रख लेंगे आप। इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है, चिकित्सा। ठीक है, और प्रकाशिक तंतुओं के समूह को लाइट पाइप कहते हैं, लाइट पाइप। ठीक है, लाइट पाइप। प्रकाशिक तंतुओं के समूह का क्या कहते हैं? लाइट पाइप। इसका प्रयोग चिकित्सा में भी किया जाता है। प्रकाशिक तंतु पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित होता है। इसका चित्र देखो, इसमें एक पतली करोड होती है, अर्थात बीच में एक तंतु होता है जो ठोस होता है। ठीक है, तंतु जिसे हम करोड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? करोड। इसकी मोटाई 10⁻⁻⁴ मीटर होती है। इसके पदार्थ का वर्तनांक 1.7 होता है। इसके पदार्थ का वर्तनांक कितना होता है? 1.7। इसके ऊपर इससे कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेपन किया जाता है। इस करोड के ऊपर n बराबर 1.5 अपवर्तनांक का क्या किया जाता है? लेपन। ठीक है, तभी तो अंदर ये सघन माध्यम हो गया, लेपन हो गया विरल माध्यम का, मतलब कम अपवर्तनांक वाला माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। इस लेपन को कहते हैं अधिपट्टन, अधिपट्टन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाशिक तंतु से संबंधित ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि प्रकाशिक तंतु के करोड की मोटाई कितनी होती है? 10⁻⁴ मीटर। करोड का वर्तनांक होता है 1.7। लेपन जो इसके ऊपर लेपन किया जाता है उसका वर्तनांक होता है 1.5। उसके बाद आगे देखो, प्रकाश से संबंधित आपके ये मुख्य क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, इनसे संबंधित हमने जानकारी प्राप्त करी। अब आगे कुछ अन्य क्वेश्चन आते हैं, कुछ मात्रक को कुछ कन्वर्जन से भी आते हैं, तो देखते हैं। कुछ मिनी मात्रक हैं। ठीक, जैसे आपका होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, ये भी एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, या माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻12 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻12 मीटर। एक फर्मीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक, कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। एक फर्मीमीटर बराबर होता है 10⁻15 मीटर। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। यहां से भी क्वेश्चन आया था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ये था भाई, सीधे शब्दों में पूछा था एक माइक्रोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं। एक ये नैनोमीटर वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। आपको ये चीजें भी याद रखनी। आगे देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक प्रकाश वर्ष, सीधे पूछा गया था प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है?
ठीक है, ये सीधा पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। कहने का मतलब ये किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? दूरी का। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, और ज्यादातर इसको प्रकाश का मात्रक लिख देते हैं। तो किसका मात्रक है? दूरी का। ठीक है, और ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, लगातार रिपीट हो रहा है। एसएससी में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखो, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो इधर देख लो, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात अथवा वायु में। इस बात को ध्यान में रखें, निर्वात या वायु में, गुणा एक वर्ष में सेकेंड। ठीक है, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात अथवा वायु में? 3 × 10⁸ और एक वर्ष में कितने सेकंड हो जाएंगे? 365 × 24 × 60 × 60। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आता है 9.4 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? 9.4 × 10⁻15। देखो यहां से एक क्वेश्चन और आ जाता है कि एक पारसेक बराबर कितने मीटर होते हैं? 10⁻16 मीटर। इधर देख लो, इधर चमक नहीं रहा होगा, आपको कट रहा होगा, आ रहा है? ठीक है, एक पारसेक बराबर होता है 10⁻16 मीटर। तो क्वेश्चन एक तो ये पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, दूसरा ये भी पूछ लिया जाता है कि एक पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है। दोनों ही किसके मात्रक हैं? दूरी के, लंबाई के मात्रक हैं। ठीक, आगे देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था, मात्रक से ही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि 1 किलोवाट घंटा, या सीधे पूछा गया था कि किलोवाट घंटा इस भौतिक राशि का मात्रक है। ठीक है, किस भौतिक राशि का मात्रक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी इसी प्रकार का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जैसे कि अभी प्रकाश वर्ष था। तो देखो, सीधा आप जानते हैं कि ये किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, वैद्युत ऊर्जा का। ठीक है, अगर वैद्युत ऊर्जा ऑप्शन में ना हो तो सीधा ऊर्जा का मात्रक आप लगाएंगे इसको। वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म होकर या अन्य ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा क्षय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, पहले समझिए आप शक्ति को। शक्ति बराबर होता है कि किसी वैद्युत यंत्र द्वारा प्रति एकांक समय अंतराल में क्षय की गई ऊर्जा को, W यानी कि वर्क, क्षय की गई ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। ठीक है,
जिसका मात्रक होता है W का मात्रक हो जाएगा जूल और T हो जाएगा सेकंड में। तो शक्ति बराबर होता है W/T, जिसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। तो शक्ति किसे कहते हैं? किसी वैद्युत यंत्र द्वारा प्रति एकांक समय अंतराल में क्षय की गई ऊर्जा को या खर्च की गई ऊर्जा को हम उस यंत्र की शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो शक्ति बराबर होता है W/T, या सीधे आपने पढ़ा होगा P बराबर पावर बराबर W/T, जिसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। और आप सीधे समझते हैं कि एक जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं, एक वाट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक वाट भी हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक वाट किस भौतिक राशि का मात्रक है? शक्ति का। या जूल प्रति सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? शक्ति का। तो इधर देखो, शक्ति का मात्रक है वाट बराबर ये हो जाएगा जूल बटे सेकंड। अगर मैं सेकंड की गुणा इधर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? वाट सेकंड बराबर जूल। ठीक है, तो ये वाट सेकंड, अगर ये इसका बड़ा मात्रक लें हम, तो मैं इसको कह सकता हूं कि किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा किलो जूल के। तो किलो जूल भी तो किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा का। तो वही बात है कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा का। ठीक है, ये इस प्रकार से मात्रक निकलता है। 1 किलोवाट घंटा में कितनी ऊर्जा होती है, यानी कितने जूल होता है? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, उसको देखो। एक किलोवाट घंटा बराबर होता है, देखो किलो का मतलब क्या है? 10⁻3। ठीक, तो ये वाट, और घंटे में कितने सेकंड होंगे? 3600 सेकंड। ठीक है, तो 10⁻3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10⁻6। कितना लिखा जाएगा? 6। और वाट सेकंड, वाट सेकंड, और वाट सेकंड हम किसे कहते हैं? जूल को। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगर आप किलोवाट घंटा को जूल में चेंज करेंगे तो आप डायरेक्टली 3.6 इंटू 10⁻6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद आगे देखो, 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, एक यूनिट। तो जब आपका लाइट बिल निकलता है तो वो यूनिट बताता है ना, तो वो यही यूनिट है। ठीक है, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा या किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट द्वारा 1 घंटे में जितनी ऊर्जा क्षय होती है उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। ठीक है, 1 घंटे में जितनी ऊर्जा क्षय होती है उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, अर्थात एक यूनिट कहते हैं। उसके बाद देखो, आगे देखेंगे। इसके बाद अन्य देखो कि 1 किलोवाट घंटा में तो आपको पता चल गया कि कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आपसे पूछा जाएगा कि एक हॉर्स पावर में, एक हॉर्स पावर जो आपके इंजन की कैपेसिटी होती है, आपने देखा होगा कि इंजन कितनी हॉर्स पावर का है। तो इंजन की जो कैपेसिटी होती है यानी कि शक्ति, हॉर्स पावर, उसमें होते हैं 746 वाट। कितने वाट होते हैं? 746 वाट। उसके बाद देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विमाओं से भी, VSF-RO में विमाओं से क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक
नियतांक, जिसे हम कैपिटल जी, सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी का बीमीय सूत्र लिखिए, बीमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, यह कौन सा है? तो देखो, न्यूटन ने एक नियम दिया था कि किन्हीं भी दो ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं कि ये दो पिंड हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। तो न्यूटन ने बताया था कि किन्हीं भी ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम अनुक्रमपाती का चिन्ह हटाते तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं जिसका मान है कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर। तो इस कैपिटल जी की विमा पूछी थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम कैपिटल जी को क्या लिख सकता हूँ, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो कैसे निकालेंगे? देखो, पहले इसका मात्रक लिखिए, कितना हो गया? मात्रक हो गया इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। तो सीधे हम इसकी विमा लिखेंगे। विमा देख, न्यूटन की विमा होती है ml T−2, मीटर की हो जाएगी l स्क्वायर बटे किलोग्राम की हो जाएगी m स्क्वायर। तो एक m से तो एक m कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? m की घात -1 ऊपर ले जाने पर l स्क्वायर, l की घात 3 हो गया, एक ये है, 2 ये है, 3 और t की घात -2। तो आप याद करने से अच्छा है कि आप इनको बनाना सीखें, निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, एक क्वेश्चन प्रतिरोध से भी आया था पिछले वर्षों में, तो उसके लिए भी आप शॉर्ट ट्रिक देखो। ये बनाना था, सीधे m के इस फॉर्म में मात्रक लाइए, उसके बाद सीधा बीमा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन था, चालक तार को खींचकर, चालक तार को खींचकर 50% की वृद्धि कर दी जाती है। चालक तार को खींचकर 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन था पिछले वर्षों का। तो देखो, इसको कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम करेंगे। तो सीधे आपको प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान रखना है, प्रतिशत परिवर्तन के लिए क्या, n स्क्वायर -1 इंटू 100, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इसके लिए आपको n के मान की जरूरत पड़ेगी। तो n बराबर याद रखना है कि प्रारंभिक प्रतिरोध प्लस परसेंटेज वृद्धि अपॉन प्रारंभिक प्रतिरोध, इस बात को ध्यान में रखना है, प्रतिशत वृद्धि। तो देखो, हमने मान लिया कि प्रारंभिक प्रतिरोध 100 ओम था। ठीक है, कितना था? 100। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 100। तो n बराबर कितना हो गया? 100 प्लस के 50 अपॉन 100। तो 150 कितना हो जाएगा ये, सॉरी 50 है ये। तो 150 को 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5। कितना बचेगा? 1.5। तो n का मान 1.5 आया, तो 1.5 का स्क्वायर कीजिए, -1 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 2.5 -1 इंटू 100। तो यहाँ से बचा 1.25, 1.25 की गुणा इससे करेंगे तो 125%, सीधे आंसर आ रहा है। बहुत बड़ा हमें नहीं करना ये। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और हमारे जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको ये सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, आज के लिए इतनी। बाकी के टॉपिक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे और उनसे संबंधित सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इससे हम फास्ट रिवीजन कर पा रहे हैं। ठीक है,
और अलग अलग क्वेश्चन भी बना पा रहे हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।